छात्रों, आज हम लोगों का विषय रहेगा तत्पुरुष समास। इस समास की अगर विशेषता देखा जाए तो ये भी उत्तर पद प्रधान समास है, इसको याद रखिएगा, उत्तर पद प्रधान है। इसका सूत्र अगर एक लक्षण अगर बनाया जाए तो इसका लक्षण आएगा परसर्गे तत्पुरुषः। परसर्गे तत्पुरुषः यानी अगर इस चीज को गौर से देखा जाए तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, वो मीनिंग हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसे आप देखिएगा कि जिन सामासिक पदों में परसर्ग की प्रधानता हो वह तत्पुरुष समास होता है। तो उत्तर पद प्रधान समास है ये तत्पुरुष, और दूसरा लक्षण है कि परसर्गे तत्पुरुष है, यानी जिन सामासिक पदों में परसर्ग की प्रधानता हो, जिन सामासिक पदों में परसर्ग की प्रधानता हो वह तत्पुरुष समास होता है। अब बात आती है कि ये परसर्ग क्या है। बात अगर देखा जाए, पूछा जाए तो ये परसर्ग क्या है, तो मेरे बच्चों अगर परसर्ग पर चर्चा करें तो परसर्ग का मतलब क्या होता है। तो परसर्ग का मतलब होता है कारकीय चिन्ह। कारकीय चिन्ह, कारकीय चिन्ह को क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। जैसे कारक हमारे क्या क्या है, तो कारक हमारा कर्ता है, तो इनका परसर्ग क्या निकलेगा, ये निकलेगा ने कर्ता का परसर्ग है। फिर कर्म है, कर्म का परसर्ग क्या निकलेगा, को, यानी को कर्म का परसर्ग है। अब आता है करण, ये कारक है, इसका परसर्ग क्या है, से या द्वारा। फिर आता है संप्रदान, संप्रदान का कारक क्या है, तो के लिए। फिर आता है अपादान, इनका परसर्ग क्या है, से। अब ये से किसमें है, पृथक भाव में। फिर आता है संबंध कारक, इसके 9 परसर्ग होंगे। कौन कौन से, तो ये होगा का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। ठीक, जब कारक पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में हम डिटेल करेंगे। अभी आपके संबंध के क्या क्या परसर्ग हैं ये आपको प्रस्तुत किया हूं। अब आता है अधिकरण। ये अधिकरण कारक है, इसका परसर्ग आता है में
या पर। तो मेरे बच्चों ये हमारे परसर्ग हैं और ये हमारे कारक। तो ये कहता है परसर्गे तत्पुरुष, जिन सामासिक पदों के मध्य परसर्ग की प्रधानता हो जाए वह पद तत्पुरुष कहलाएगा। तत्पुरुष के भी तमाम भेद हैं अभी, ठीक। अभी हम परसर्ग आधारित जो तत्पुरुष है उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो परसर्ग पर आधारित जो समास होगा तत्पुरुष कहलाएगा। हमारे पास कुल परसर्ग कितने हैं? तो 7 हैं, क्योंकि कारकीय चिन्ह भी 7 हैं, कारक 7 हैं अतः परसर्ग भी 7 माने जाएंगे। कहीं कहीं परसर्गों की संख्या 8 बताई गई है, कहीं कहीं परसर्गों की जो ये संख्या है ये 7 की जगह 8 बताई गई है, लेकिन कारकीय संख्या 7 ही रहेगी। जो 8वां परसर्ग होता है वो परसर्ग होता है विस्मयादि बोधक का, और विस्मयादि बोधक जो है वो अव्यय है, कारक नहीं। विस्मयादि बोधक के भी जो चिन्ह हैं वो कारक के परसर्गों की तरह लगते हैं। अतः हम परसर्गों की संख्या तो 8 कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हम विस्मयादि बोधक को भी जोड़ लेते हैं, पर कारकों की संख्या 7 ही होती है। इसे नोट कर लीजिएगा, दोनों में अंतर होता है बच्चों। विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं, कारक नहीं, इसे ध्यान रखिएगा। अब सवाल आता है कि चूंकि हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं तो अपना ध्यान इसी पर केंद्रित करें। तो इस तत्पुरुष समास में अगर देखा जाएगा तो मेरे मित्रों, ये जो कर्ता है इनका परसर्ग जो ने है, यानी कर्ता का कोई तत्पुरुष नहीं होता, कर्ता का कोई तत्पुरुष नहीं होता। तो अब शेष कितने बच गए हमारे? -1 कर लिया तो बराबर 6। अब तत्पुरुष समास की संख्या कितनी हो गई यहां पर? तो 6 हो गई। कर्मकारक, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष, फिर करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है ना। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इनको आप देख सकते हैं 6 हैं, 6 तत्पुरुष यहां माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये परसर्ग पर आधारित है। परसर्ग क्या है? कारकीय चिन्ह को परसर्ग कहते हैं, जिसमें जो पहला कारक है प्रथम विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, कर्ता कारक, उसका परसर्ग ने, इसका तत्पुरुष नहीं होता। जब इसका तत्पुरुष नहीं होता तब इनको बाहर निकाल दिए और बच गए हमारे पास 6। अब हमारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये कारक क्या है? कारक क्या है? भाई कारक के चिन्ह को परसर्ग कहते हैं, ये तो क्लियर हो गया। अब अगर मेरा कोई छात्र ये जाने कि भाई कारक किसे कहते हैं, ये होता क्या है, कैसे जनरेट होता है, कैसे पकड़ में आता है, क्या उसके लक्षण हैं, क्या उसकी विशेषता है, तो चूंकि संबंधित विषय यही है तो 2 मिनट आइए उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कारक, कारक किसे कहते हैं, तो इसको देखते हुए फिर हम सब उस पर आते हैं। कारक, तो कारक किसको कहते हैं? तो ये कह रहे हैं वाक्य में प्रयुक्त पदों का वाक्य की
क्रिया से संबंध बताने वाला क्या कहलाता है मित्रों? कारक कहलाता है। तो कारक किसे कहते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का वाक्य की क्रिया से संबंध बताने वाला कारक कहलाता है। अब पता कैसे चले यार कि वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया है उससे पदों का क्या संबंध है? जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक वाक्य लिख दे रहा हूँ और वाक्य कुछ इस तरह से है कि राम रावण लंका युद्ध बाण मार कर धरती पाप मुक्त किया। यहाँ देखिए शब्दों का संग्रह है। राम रावण लंका युद्ध बाण मार कर धरती पाप मुक्त किया। ये वाक्य नहीं है, ये क्या है? शब्द संग्रह है। ये शब्द संग्रह है, वाक्य नहीं। क्योंकि वाक्य का निर्माण शब्दों से नहीं पदों से होता है। वाक्य का निर्माण शब्द से नहीं पद से होता है। तो फिर शब्द और पद में क्या अंतर है? तो यदि किसी शब्द में लिंग वचन कारक तीनों का या तीनों में से किसी एक का बोध प्रकट हो गया तो वही शब्द पद कहलाएगा। और शब्द अपने मूल रूप में है, उससे किसी लिंग कारक या वचन या पुरुष का कुछ लेना देना नहीं है, वो विशुद्ध शब्द के परिधि में है तो वो शब्द कहलाएगा। जैसे हमने यहां पर अगर मान लो मैं लिखा बच्चा, फिर हो गया बच्ची, फिर हो गया बच्चे, फिर हो गया बच्चों। अब अगर इसमें से आपसे सवाल किया जाए कि इस चार में से कितने पद हैं और कितने शब्द हैं, तो उत्तर आएगा कि ये बच्चा जो है ये शब्द है और बाकी ये जो हैं तीनों ये पद हैं। क्योंकि बच्ची किससे बना? लिंग परिवर्तन से। लिंग प्रभाव है, बच्चा का लिंग प्रभाव हुआ तो बच्ची हो गया। बच्चे वचन प्रभाव से बने, ठीक, बच्चा का बहुवचन कर देंगे तो बच्चे हो जाएंगे। बच्चों एक कारक का प्रभाव पड़ गया, एक कारक है तो मूल शब्द हमारा बच्चा है। बाकी बच्चे बच्चे बच्चों ये जो तीन है पद हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लिंग वचन और कारक का प्रभाव है। तो यहां पर देख रहे हैं तो ये सब शब्द हैं, ये वाला है, ये सब शब्द हैं, इसमें पद एक भी नहीं है। क्योंकि पद का निर्माण लिंग वचन कारक
इनके द्वारा होगा, तो इसमें से किसी में भी कारक नहीं लगा है। अतः ये शब्द हैं। अब इनको हम पद बनाने चल रहे हैं, और पद बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पदों की। तो उस पद में सबसे पहले हम कारक का ही प्रयोग करेंगे। अब सवाल आता है कि कारक क्या है, हमने लिख दिया। अब इस कारक की उत्पत्ति कैसे है, कैसे जाने कि कौन सा कारक है? करता है तो क्यों करता है, एक कर्म है तो कर्म कैसे बना, ये करण है तो करण किसे कहेंगे, ये कैसे बन रहा है, वाक्य में इनका क्रिया से कैसा संबंध है, संप्रदान है तो इसको संप्रदान ही क्यों कहें, क्या संबंध है क्रिया से इस पद का, या इससे जो पद बनेगा उससे क्रिया का क्या लेना देना है। तमाम चीज़ें हमारे मस्तिष्क में प्रश्न के रूप में आ सकती हैं, तो उसको भी हम थोड़ा यहाँ पर आपके सामने क्लियर कर दें कि मेरे बच्चों याद रखिएगा कि किसी भी क्रिया के दो विभाग होंगे। एक क्रिया का व्यापार और दूसरा क्रिया का फल, यानी क्रिया की एक्टिविटी और उस एक्टिविटी का इफेक्ट। यहीं से सारे कारक पैदा होंगे। A to Z जितने कारक हैं सब यहीं से पैदा होंगे। ठीक है ना? तो आइए मैं एक क्रिया रखता हूं, और क्रिया हम रख देते हैं यहाँ पर धोना, कपड़ा धोना। कपड़ा यहाँ पर हमने क्रिया रख दिया धोना, कपड़ा धोना है। अब देखना यह है कि इस कपड़े को धो कौन रहा है, और इस कपड़े के धोने का व्यापार क्या होगा। तो व्यापार के रूप में अगर देखा जाएगा तो पहले कपड़े को इकट्ठा करना, फिर गंदा साफ का सिलेक्शन करना, फिर गंदे को बाथरूम में, छज्जे पर, छत पर, नदी, तालाब, कुआं, जहाँ पर भी हमको क्रिया संपन्न करनी है वहाँ ले जाएंगे। फिर कपड़े को भिगोएंगे, उसमें साबुन लगाएंगे, खींचेंगे, खंगालेंगे, निचोड़ेंगे, फटकारेंगे, सुखाएंगे, फोल्ड करेंगे, रखेंगे। अब धोने की क्रिया अब पूरी हुई। तो उस धोने की क्रिया में किए गए सारी गतिविधियां क्या कहलाएंगी? व्यापार। हाँ, इस व्यापार को जो करेगा, धोने के व्यापार को जो करेगा वो कौन होगा? तो वो होगा कर्ता, जिसका परसर्ग होगा ने। ठीक है? तो किसी क्रिया के व्यापार को संपन्न करने वाला कर्ता कहलाता है। अब यहां पर अगर वाक्य देखें तो वाक्य की स्थिति में यहां किसने मारा, तो मारने का सारा ये देखो क्रिया है, यहां मार कर मुक्त किया। दो क्रियाएं हैं, एक पूर्वकालिक क्रिया है और एक सामान्य क्रिया है। तो मारा, तो मारने का व्यापार किसने किया? तो राम। तो राम के साथ हमने क्या लगा दिया? ने। अब ये क्या हो गया? कर्ता। क्या बन गया वो? कर्ता। ठीक? क्यों? क्योंकि राम ने रावण को मारने का सारा व्यापार किया। अब आगे चलते हैं कि कर्ता क्रिया का व्यापार जो कर रहा है, उस व्यापार का जिस पर प्रभाव पड़े, कर्ता के द्वारा संपन्न क्रिया के व्यापार का प्रभाव क्या कहलाएगा? तो वह प्रभाव कहलाता है कर्म। और ये कर्म का चिन्ह क्या है? को। कर्म का चिन्ह क्या है? को। यानी कर्ता के द्वारा संपन्न की जा रही क्रिया के व्यापार का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो कर्म कहलाता है। तो यहाँ पर क्रिया थी मारना, मारने का सारा व्यापार किसने किया? राम ने किया। और उस व्यापार का प्रभाव किस पर पड़ा? रावण पर पड़ा।
भाई राम ने मारा, कौन मरा? रावण मरा। तो रावण क्या हो गया? यहां कर्म हो गया, तो उसके साथ क्या लग जाएगा? को। ये देखिए लग गया को। अब ये हो गया कर्म पद, ये कर्ता पद था और रावण क्या हो गया? कर्म पद हो गया। आगे चलते हैं। कर्ता क्रिया का व्यापार करने में, कर्ता क्रिया का व्यापार करने में जिस साधन का प्रयोग करता है वह साधन क्या कहलाता है? करण कहलाता है। करण। इसका चिन्ह क्या होता है? से या द्वारा। से या द्वारा। तो अब देखो भाई, किसने मारा? कहें राम ने मारा, कर्ता हो गया। किसको मारा? रावण को मारा। किससे मारा? राम ने रावण को मारने का जो व्यापार किया उसमें कौन सा साधन प्रयोग किया? तो बाण। तो बाण के साथ क्या लग गया? से। अब बाण से एक करण पद हो गया। राम ने रावण को बाण से। ठीक। अब आगे यहां चलते हैं। तो कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया। अब आते हैं संप्रदान। संप्रदान। अब संप्रदान क्या होता है? तो कर्ता क्रिया का व्यापार जिस उद्देश्य से करता है, कर्ता क्रिया का व्यापार जिस हेतु, जिस उद्देश्य से संपन्न करता है वह उद्देश्य क्या कहलाता है? संप्रदान। ये संप्रदान का परसर्ग क्या है? तो इसका है के लिए। ये इसका परसर्ग है। तो अब सवाल आता है कि राम ने रावण को क्यों मारा? राम ने रावण को क्यों मारा? तो हो जाएगा पाप मुक्ति के लिए। ठीक है, पाप मुक्ति के लिए। पाप मुक्ति के लिए। अब यहां पाप मुक्ति जो है ये क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा, क्योंकि राम के द्वारा रावण के मारने में जितने व्यापार किया गया उस व्यापार का उद्देश्य यही था कि रावण को मार के धरती को पाप से मुक्त किया जाए। तो अब वो क्या हो गया? संप्रदान। पर चिन्ह क्या हो गया? के लिए। ठीक। अब आपके सामने एक और आएगा जिसको कहते हैं अपादान। अपादान का चिन्ह क्या है? से। ये से किसमें है? पृथक भाव में। आपको मैं लिखवाया भी था कि ये से पृथक भाव में आता है, यानी कर्ता क्रिया का व्यापार जिस उद्देश्य से करता है वह उद्देश्य पूरे होने के बाद एक अभाव आता है, क्योंकि आवश्यकता पूरी हो गई तो आवश्यकता की अभाव हो गई। जैसे राधा कपड़ा धो रही है, कपड़ा धुल गया तो किसका अभाव हुआ? मैल का अभाव हुआ। राम ने रावण को मार दिया, रावण मर गया, अब किसका अभाव हुआ? पाप से मुक्त हुआ, अभाव हुआ, दोनों इकाइयों में दूरी आ गई। तो अब यहां पर किससे मुक्त हुआ? कहे धरती पाप से। ये हो गया से, पाप से। ये हो गया अपादान। अब सवाल आता है कहां मारा? राम ने रावण को कहां मारा? तो कर्ता क्रिया का व्यापार जहां संपन्न करता है वह अधिकरण कहलाता है। अभी हम अधिकरण एक मैं छोड़ दिया हूं अभी बीच में। अधिकरण। अधिकरण का चिन्ह क्या है? में या पर। तो राम ने रावण को कहां मारा?
तो उसका उत्तर क्या मिलेगा? युद्ध में, युद्ध में मारा। क्योंकि कर्ता क्रिया का व्यापार जहां संपन्न करता है वो अधिकरण कहलाता है, या जहां क्रिया संपन्न हो रही हो वो अधिकरण होता है। तो राम ने रावण को कहां मारा? तो युद्ध में मारा। तो यहां पर में कहां किसके साथ लगेगा? युद्ध के साथ लग जाएगा। ओके। अब इसमें एक ऐसा कारक है जो कारक नहीं है। इसमें एक ऐसा कारक है जो कारक नहीं है। वो कौन है? तो वो है संबंध। संबंध कारक कारक नहीं है। क्यों भाई? आज तक तो हम लोग पढ़ते ही आए हैं 7 कारक है, जिसमें छठे नंबर का संबंध कारक होता है। अब फिर यहां कारक होते हुए भी कारक नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि कारक की परिभाषा आप अगर नोट किए होंगे तो पन्ना पलट करके देख सकते हैं कि उसमें साफ साफ लिखे हैं, वाक्य में प्रयुक्त पदों का वाक्य की क्रिया से संबंध बताने वाला। यानी कारक वही होगा जो क्रिया से संबंध बताए, और जो परसर्ग क्रिया से संबंध नहीं रख रहा है वो कारक नहीं हो सकता। तो जो संबंध कारक है ये अपना संबंध क्रिया से नहीं रखता, वाक्य के किसी अन्य पद से रखता है। संबंध का संबंध क्रिया से न होकर वाक्य के किसी अन्य पद से होता है। इसलिए परिभाषा के आधार पर हम संबंध को कारक नहीं कहते। कारक होते हुए भी कारक नहीं। ये सवाल आए भी हैं बार बार। जैसे समास होते हुए भी कौन समास नहीं है? आपको विकल्प दे दिया, द्विगु दे दिया, कर्मधारय दे दिया, तत्पुरुष दे दिया, बहुव्रीहि दे दिया। इस 4 में कौन समास नहीं है? तो हम सीधे उत्तर देंगे कि बहुव्रीहि समास नहीं है, क्योंकि बहुव्रीहि समास नहीं करता, विग्रह करता है। बहुव्रीहि में कभी भी समास होता ही नहीं। समास मतलब छोटा करना, सिकोड़ना, संश्लिष्ट करना, संक्षेपण कर देना, संक्षेप करना, ये समास के गुण हैं। लेकिन बहुव्रीहि ठीक इसके उल्टे चलता है। उस समास का सदैव विग्रह करता है, व्यास करता है, विस्तार करता है, विश्लिष्ट करता है, संश्लिष्ट की जगह विश्लिष्ट करता है। इसलिए समास की कोट में होते हुए भी वो समास नहीं। ठीक उसी तरह से ये भी प्रश्न आता है, सेम उसी क्वालिटी में ये भी प्रश्न आता है कि निम्न में कौन कारक नहीं है? आपको अधिकरण दे दिया, संबंध दे दिया, आपादान दे दिया, संप्रदान दे दिया, 4 विकल्प दे दिया। इसमें पूछ देगा आपसे कि इनमें से कौन कारक नहीं है, तो उसका उत्तर क्या होगा? संबंध। क्यों ये कारक नहीं है? अभी मैंने बताया कि इसका संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं है, वाक्य में प्रयुक्त अन्य पद से है। और कारक का शर्त क्या है? कि वाक्य की क्रिया से जो संबंध स्थापित करेगा वही कारक होगा। तो ये श्रीमान जी वाक्य की क्रिया में नहीं। अब यहां पर हम उदाहरण में देखते हैं। तो अगर सवाल करें कि किसने मारा, तो हमको उत्तर क्या मिलेगा मित्रों? राम ने मारा। किसने मारा? राम ने मारा। तो कर्ता हो गया। किसको मारा? तो रावण को मारा, एक कर्म हो गया। कैसे मारा? तो बाण से मारा, एक करण हो गया। क्यों मारा? तो पाप से मुक्ति के लिए, ये संप्रदान हो गया। अरे अपादान के लिए, मुक्ति के लिए, पाप से अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ये पाप से है,
ये हो गया आपका अपादान। मुक्ति के लिए ये हो गया आपका संप्रदान। कहाँ मारा, राम ने रावण को कहाँ मारा, तो हो गया युद्ध में, ये हो गया अधिकरण। ठीक। अब सवाल आता है किस युद्ध में, तो जब आएगा किस युद्ध में तो ये हो जाएगा लंका के। ध्यान दीजिएगा यहां, लंका के, तो के का संबंध लंका से है, के का संबंध क्रिया से नहीं है। इस नाते क्या हो जाएगा, संबंध। ठीक। अब हम एक क्रिया को पकड़ करके फिर से इसको देख रहे हैं कि सवाल है, क्रिया है मारना। किसने मारा, राम ने मारा। किसको मारा, रावण को मारा। कहाँ मारा, युद्ध में मारा। कैसे मारा, बाण से मारा। क्यों मारा, पाप से मुक्ति के लिए। तो के लिए आ गया तो असंप्रदान हो गया। क्यों मारा, कहे पाप के मुक्ति के लिए मारा। कहाँ मारा, तो युद्ध में मारा। किस युद्ध में मारा। अब यहां सवाल क्रिया से नहीं रह गया, अब यहां सवाल युद्ध से हो गया। किस युद्ध में मारा, कहे लंका के। तो जब कारक का परिभाषा है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से वाक्य के अन्य पदों का संबंध बताने वाला कारक कहलाता है। तो जो संबंध कारक है एक क्रिया से संबंध नहीं बताता है, इस नाते हम इसको कारक नहीं कहते। तो अब मेरे बच्चों आपके सामने सारे कारक पैदा हुए हैं, जिसमें कर्ता क्या है, तो व्यापार करने वाला है। व्यापार करने वाला। कर्म क्या है, तो क्रिया के व्यापार का प्रभाव। ये क्या कहलाएगा, क्रिया के व्यापार का प्रभाव। क्रिया के व्यापार का प्रभाव क्या कहलाएगा, कर्म। करण किसे कहते हैं, तो क्रिया का साधन। क्रिया का साधन। संप्रदान किसे कहते हैं, तो क्रिया का उद्देश्य। अपादान किसे कहते हैं, अभाव को। संबंध अन्य पद से। अधिकरण क्रिया का स्थान। अधिकरण किसको कहते हैं, क्रिया का स्थान। तो इस तरह से मेरे बच्चों आपका कारक पैदा हुआ। इसी कारक पर आपका तत्पुरुष समास आधारित है। अब हम पीछे चलते हैं कि तत्पुरुष समास के लिए हमको किसकी आवश्यकता थी, परसर्ग की। परसर्ग को जानने के लिए हमको कारक को जानना था। हमने कारक आपके सामने प्रस्तुत किया, हर कारक का परसर्ग प्रस्तुत किया। ये परसर्ग क्या है, कैसे पैदा होते हैं, क्या इनका महत्व है, उस पर प्रकाश डाला। अब इस सब के दरमियान मेरे बच्चों जो कर्ता है, ठीक है, इसका तत्पुरुष समास नहीं होता। यहाँ पर हमने कट लगा दिया है। बचेंगे आपके ये 6। तो 6 के भी आपके नाम होंगे। पहला होगा कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष। इस प्रकार से आपके सारे के सारे तत्पुरुष आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। ठीक है। अब हम लोग एक एक तत्पुरुष पर चर्चा करेंगे और उस पर उनके लक्षण को देखते हुए, ठीक है, उनके लक्षण को देखते हुए हम लोग एक एक तत्पुरुष की विवेचना प्रारंभ करेंगे। ठीक है।